कुछ समय की बात है। एक गांव में रवि और कविता रहता था। उसकी शादी करके 5 साल हो गए थे। 5 साल के बाद कविता को एक बेटी हुई थी, जो रवि ने उस बच्ची को सुनसान जगह एक मंदिर के पास ले जाकर छोड़ दिया और घर वापस आ गया, क्योंकि रवि को बेटी नहीं चाहिए थी। कुछ महीनों के बाद कविता फिर से माँ बनने वाली थी। वो बेहद खुश थी कि मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ, लेकिन पूरे दिन रात भगवान से एक ही प्रार्थना करती थी कि उसे बेटी ना हो, क्योंकि रवि को बेटी कभी नहीं चाहिए थी। उसका मानना था कि बेटी बोझ होती है, बुढ़ापे की लाठी नहीं। 9 महीने बीत गए और कविता की प्रार्थना सफल हुई। उसने 2 जुड़वां बेटों को जन्म दिया। बेटे को देखकर रवि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने पूरे गांव में मिठाई बांटी। वह पड़ोसी दोस्त अर्जुन के घर भी मिठाई लेकर भाई। अर्जुन भाई, ये लो मुंह मीठा करो। मेरे घर में जुड़वा बेटा जन्म हुआ है। उस दिन आपने मिठाई खिलाई थी आपकी बेटी की जन्म होने पर। आज मैं खिला रहा हूं, ये लोग खाओ खाओ। आपको बहुत बहुत बधाई हो रवि भाई। आखिरकार आपको जो चाहिए था वो मिल ही गया। आप तो हमेशा से बेटे की चाहत रखते थे ना, हो गई आपकी चाहत पूरी। हाँ अर्जुन भाई, हो गया मेरा चाहत पूरा। मैं तो यही चाहता था कि मुझे बेटा हो। मैं तो बहुत खुश हूं। चलता हूं अर्जुन भाई, पूरे गांव में मिठाई बांटना है। रवि ने अपने बेटों का नाम अयान और विवान रखा। समय बीतता गया और अयान और विवान बड़े होते गए। रवि अपने बेटों की हर जिद पूरी करता था। महंगे खिलौने, चॉकलेट्स, जो भी वे मांगते, रवि तुरंत उनके सामने रख देता। एक दिन कविता ने रवि से कहा, रवि जी, आप अपने बेटों की हर जिद पूरी करते हैं। उन्हें कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते, इससे वो बिगड़ जाएंगे। आपको उन्हें कभी कभी डांटना भी तो चाहिए। अब तो वो मेरी भी कोई बात नहीं मानते। जब मैं उनकी गलती पर गुस्सा करती हूँ तो आप उल्टा मुझे ही डांट देते हैं। तुम चुप रहो। अरे वो मेरे लाडले हैं, उनका हर सपना पूरा करना मेरा फर्ज है। अगर आज मैं उन्हें खुश रखूंगा तो बुढ़ापे में ही वो मेरा सहारा बनेंगे। तुम मुझे ये मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। नहीं, मैं आपको नफरत करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, डांटने के लिए कह रही हूँ। आगे आपकी मर्जी। कुछ दिनों बाद कविता बहुत बीमार हो गई और बीमारी की वजह से उसका देहांत हो गया। अब बच्चों की पूरी जिम्मेदारी रवि पर आ गई। उसने अपने बेटों को पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया। अयान इंजीनियर बन गया और विवान डॉक्टर। रवि ने धूमधाम से दोनों की शादी करवाई। शुरुआत में सब ठीक चल रहा था, लेकिन समय के साथ साथ अयान और विवान की पत्नियों के बीच झगड़े शुरू हो गए। धीरे धीरे दोनों भाइयों के बीच भी तकरार बढ़ने लगी। एक दिन जब अयान और विवान आपस में झगड़ रहे थे, तो रवि ने आकर उन्हें समझाने की कोशिश की। बेटा, क्यों झगड़ रहे हो? मैंने तुम दोनों को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, यही दिन देखने के लिए। बेटा, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं। तुम दोनों ही मेरे सहारे हो। तुम्हारी मां भी नहीं रही, कुछ तो सोचो। तुम दोनों ऐसे झगड़ोगे तो मैं क्या करूंगा? लेकिन दोनों भाई फिर भी झगड़ते रहे। पिताजी का बात दोनों में से कोई भी नहीं सुना। पिताजी, मैं इस घर में विवान के साथ नहीं रह सकता हूं। इस घर में एक ही रह सकता है, मैं या तो ये। तो तुम्हें रोका किसने है? तुम क्यों नहीं चले जाते और पिताजी को साथ ले जाओ? मैं उन्हें क्यों लेकर जाऊं? तुम्हारा भी तो पिता है, तुम लेकर जाओ इसे। अरे चुप करो तुम दोनों, क्या लगा रखा है? मैं रहूंगा या ये रहेगा, यही सब बाकी था करने को। मेरे वजह से तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? आखिरकार दोनों ने तय किया कि पिता को एक एक महीने के लिए अपने अपने घर में रखा जाएगा। रवि अब कभी अयान तो कभी विवान के घर रहने लगा, लेकिन दोनों की पत्नियों को यह मंजूर नहीं था। अब उनकी पत्नियों ने रवि को ताना देने लगी।
कुछ समय बाद दोनों बेटों ने फैसला किया कि क्यों ना पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया जाए। विवान, एक काम करते हैं, पिताजी को ना वृद्धाश्रम भेज देते हैं, वही ठीक रहेगा। नहीं तो हम लोगों के बीच झगड़ा चलते रहेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं भैया, यही सही रहेगा। चलो छोड़ आते हैं वृद्धाश्रम, रोज रोज के खिटपीट से बचेंगे। दूसरे दिन सुबह उन्होंने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और अपने अपने घर लौट गए। अब वृद्धाश्रम में रवि अब बेहद उदास और दुखी रहने लगा। कभी कभी फूट फूट कर रोने लगता। कुछ दिनों बाद उसकी मुलाकात एक व्यक्ति समीर से हुई। क्या हुआ भाई, आप रो क्यों रहे हो? और यहाँ आपको मन नहीं लग रहा है क्या? आप नए नए हो ना, इसलिए। देखो, आप मुझे बता सकते कोई दिक्कत है तो अपना दोस्त समझ के। कुछ नहीं हुआ है भाई, अपनी किस्मत पे रो रहा हूं। दो बेटा रहते हुए भी मुझे वृद्धाश्रम देखना पड़ा। मेरे बेटे और बहू को मंजूर नहीं था मेरा उस घर में रहना। मेरा भी एक बेटा है, लेकिन वो नालायक निकला। आए दिन मुझसे और मेरी पत्नी से झगड़ता था। उसकी पत्नी को हमारा घर में रहना पसंद नहीं था, इसलिए मैं यहाँ आ गया और मेरी पत्नी ईश्वर के प्यारे हो गई। कभी कभी सोचता हूँ कि मेरी एक बेटी होती तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। कम से कम बेटी बुढ़ापे की लाठी तो होती। नहीं जानता था कि निकक में लोग ऐसा हरकत करेंगे मेरे साथ। समीर की बात सुनकर रवि और भी ज्यादा दुखी हो गया, क्योंकि उसे भी लगा कि शायद मेरे भी बेटी होती तो बुढ़ापे की लाठी होती। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन वृद्धाश्रम के मालिक संजय और उनकी बेटी ज्योति वहां रहने वाले बुजुर्गों का बहुत ध्यान रख रहे थे। रवि ने जब ज्योति को देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह अपने कमरे में जाकर रोने लगा। अगले दिन संजय ने रवि को उदास देखकर रवि को पास जाकर पूछा, क्या हुआ रवि जी, आप इतने दुखी क्यों हैं? अभी तक आपका घर की याद आया नहीं। हमेशा देखता हूं आपको सारा दिन उदास रहते हैं। कभी कभी खुश रहना चाहिए। अब हम लोग आपका परिवार है। कुछ सालों पहले मेरे बेटों के जन्म से पहले मुझे एक बेटी हुई थी, जो मैंने उसे सुनसान जगह में छोड़ दिया था। मेरी बीवी की लाख मना करने के बावजूद भी मैंने उसे एक मंदिर के पास छोड़ आया मरने के लिए, क्योंकि मुझे बेटी कभी नहीं चाहिए थी, सिर्फ बेटा चाहिए था। आपकी बेटी को देखकर मुझे यही लगता है कि अगर मेरी बेटी मेरे साथ होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। जिन बेटों को मैंने अपना सब कुछ दिया, अच्छे से पढ़ाया लिखाया, काबिल इंसान बनाया, आज उन्हीं बेटों ने मुझे वृद्धाश्रम भेज दिया। अब मैं बहुत पछता रहा हूं गलती करके। आपकी कहानी सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मुझे भी रोना आ रहा है आप पे। आप तो एक नंबर की बेवकूफ निकले। थोड़ी सी बचत के लिए आप कितनी बड़ी गलती कर दिए। मैं आपको एक बात बताऊं, ज्योति मेरी सगी बेटी नहीं है। वो 40 साल पहले मुझे नदी किनारे मंदिर के पास मिली थी। मेरी पत्नी और मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। तब से हम दोनों मिलकर ये वृद्धाश्रम को देख रेख कर रहे हैं। मेरी बेटी के हाथ पर काले तिल का निशान है। हाँ, ज्योति के हाथ पर भी वही निशान है। ये तो तुम्हारी ही बेटी है, लेकिन ये सब बातें ज्योति सुनेगी तो क्या ये सब स्वीकार करेगी? नहीं, आपसे घृणा करेगी। इतना कहते हुए ज्योति ने सारा बात उन दोनों की सुन ली। अब संजय को समझ आ गया कि ज्योति रवि की ही बेटी है और उसे घर ले जाएगा। इतना सोचते हुए संजय आंखों में आंसू लिए हुए वहां से चला गया। जब ज्योति को इस सच्चाई का पता चला तो उसने रवि से कहा, आप इतना गिरा हुआ इंसान कैसे हो सकते हैं? आपने एक बार भी नहीं सोचा था मेरे बारे में, थोड़ा सा भी दया नहीं आई थी। आपको पिताजी कहने में शर्म आ रही है मुझे। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं कि मैं माफी लायक तो नहीं हूं, लेकिन इसकी सजा मुझे मिल रही है। आप मुझे बेटी मत कहिए। आपने बेटी कहने का हक खो दिया है। आपने एक नवजात बच्ची को सुनसान जगह में मुझे मरने के लिए छोड़ दिया।
एक बार भी नहीं सोचा। क्या कसूर थी मेरी? क्या बेटी होना बोझ है? अगर पापा मुझे नहीं अपनाते तो शायद मैं जिंदा भी नहीं होती। मेरी पहचान मेरे पापा से है। आपने बेटी को बोझ समझा, लेकिन मेरे पापा कहते हैं कि बेटी बोझ नहीं होती। आप मेरे पिता नहीं हो सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ रह सकते हैं या तो जा सकते हैं। लेकिन बेटी, मैं इस उम्र में अब कहाँ जाऊंगा? दोनों बेटे ने घर से निकाल के वृद्धाश्रम भेज दिया, और जब यहाँ पहुंचा तो पता चला कि वृद्धाश्रम की मालिक मेरी बेटी निकली। अब तुम ही बताओ बेटी, मैं कहाँ जाऊं? मरने के अलावा मेरे पास और कोई जगह नहीं जाने के लिए। इतना कहते कहते रवि फूट फूट कर रोने लगा। अब ज्योति पिता को रोते देखकर और पिता की बात सुनकर उसे दया आ गई और अपने पिता गले से लगा लिया। अब दोनों बाप और बेटी खुशी खुशी से वृद्धाश्रम में ही रहने लगे।